नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसावूणम्। ये भी चर्चा होती है कि शोध में मंगलाचरण हो कि नहीं हो। सुबह नहीं किया था ना मैंने, अभी किया, यही बताने के लिए कि ये भी एक चर्चा का विषय है। मतलब आपकी लुकिंग ऐसी आनी चाहिए कि आप किसी के भी नहीं हैं। अगर आप किसी के हैं तो आपकी शोध संदिग्ध हो जाती है। और इसीलिए ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो विकास आया है वो इसीलिए आया है कि न ड्रेस से वो लगे, न किसी और चीज़ से वो लगे, और कंपैरेटिव स्टडी, केवल अध्ययन माने अध्ययन। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं शोध क्या, क्यों और कैसे। और उसके बाद दूसरा विषय है शोध के घटक और प्रकार। सब चर्चाएं सब मिली जुली चल रही है। बहुत अच्छा है, आप लोग अभी से ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे ऐसे विचार आया कि जो विद्यार्थी अपने निकल चुके ना, उनको भी भाग, जो लोग शास्त्री करके चले गए ना, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम का है। चलो देखो, सुबह जो चर्चा हुई थी वो थी मुख्यता थी कि शोध क्या है। हालांकि उसमें क्यों भी आ गया, कैसे भी आ गया, घटक भी आ गए, पर चर्चा का मुख्य बिंदु सुबह का था कि शोध होती क्या है शोध। इस विषय पर ही सुबह सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था। देखो, मैं आपको अपने अनुभव से मूल बात बताऊंगा, ऐसी बात कि जिससे बाकी की सब लपेटे में आ जाती है। मैं बहुत से लोग आपको एक एक पॉइंट बता देंगे अच्छे से कंप्यूटर पर, मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे सारी बातें आ जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऊपर ऊपर के बिंदु रट लेते हैं और उनको तो फॉलो कर लेते हैं, और वो जो शोधपूर्ण दृष्टिकोण बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, बात बची रह जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मूल मुद्दे पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे दूँ। आपको अगर शोध का महत्व समझ में आ गया और अगर आप शोध के मार्ग में लग गए तो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। आपको बस इतना सा समझ में आ जाए कि ये शिक्षा यहाँ रोकनी नहीं है, आगे बढ़ना है और पीएचडी भी करना है, जिंदगी भर शोध अध्ययन करते रहना है। ये बात आपको इस कार्यशाला से समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या में तो हमने प्रामाणिक तथ्यों की प्रस्तुति को शोध कहते हैं, ये बात सुबह अच्छे से समझी थी। परिभाषा थी किसी भी मान्यता या अवधारणा का निष्पक्ष रूप से
प्रमाण सहित प्रस्तुतिकरण शोध कहलाता है। ये परिभाषा बनाई, शोध के पर्यायवाची बताए, सब कुछ बताया। शोध कितनी इम्पोर्टेंट होती है उसमें से ये भी निकल आया कि कैसे करते हैं, सब बातें निकल के आई। फिर भी अब मैं थोड़े से अपने नोट्स में से कुछ बातें शांति से आपके साथ रखता हूँ। शोध क्या, क्यों, कैसे पर कुछ सामग्री भी आपको दे देंगे, 3-4 लेख है वो भी आपको देंगे। और मैंने शोध क्या, क्यों, कैसे इस विषय पर 3 लेक्चर पहले कर रखे हैं जो YouTube पर अवेलेबल है, उनसे भी पढ़ा जा सकता है। सुबह भी बहुत सारी रेफरेंस सामग्री बताई थी। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे तो रिसर्च सेक्शन होता है, वहाँ घुसते ही शोध प्रविधि या रिसर्च मेथडोलॉजी की बहुत सारी किताबें हैं। आप कोई सी भी जो आपको पसंद आए, 1-2 भी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि शोध क्यों की जाए। शोध करने से लाभ क्या है। शोध क्यों का मतलब है शोध करने से क्या लाभ है, शोध क्यों की जाती है। अब इस मुद्दे को थोड़ा उठाता हूँ, लेकिन बातें फिर वही मिक्स आएंगी, सब आएंगी उसमें भी। जैसे शोध क्यों करना चाहिए। 2 जरूरी काम हैं। एक, सत्य को समझना, दूसरा सत्य को समझाना। 2 जरूरी काम है। सुबह बताया था कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य को उद्घाटित करना, खोजना, इसका नाम शोध है। और उसमें 2 डायरेक्शन है, 2 दिशाएं हैं उसके। एक ये कि हमको स्वयं समझना है, दूसरा ये कि हमें दूसरों को भी समझाना है। हमारे 2 काम हैं, हमको 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है कि हमें स्वयं समझना है, और दूसरा काम ये है कि हमें दूसरों को भी समझाना है। शोध करने से ये दोनों तरह के श्रेष्ठ लाभ होते हैं। आप स्वयं भी बहुत अच्छा तभी समझेंगे जब आप स्वयं शोध करेंगे, उसके बिना आप स्वयं भी नहीं समझेंगे। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मूलभूत, बुनियादी, जिस पर 1 घंटा बात कर सकते हैं। फिर बोलता हूँ, शोध करने से क्या लाभ है। 2 तरह के लाभ है। एक, स्वयं को बात ठीक से समझ में आती है। दूसरा, दूसरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को ठीक से संप्रेषित किया जा सकता है। 2 इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और ये शोध उन दोनों कामों में हमारी अभूतपूर्व मदद करता है, अभूतपूर्व मदद करता है। कैसे, वो तो आप चिंतन करोगे तब समझ में आएगा। पहला बिंदु पर फिर जरा सा इशारा करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आए। पहला बिंदु है कि स्वयं को बात अच्छी तरह समझ में आती है, उस पर विश्वास होता है, उस पर श्रद्धान उत्पन्न होता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऊपर ऊपर से रट तो लेते हैं, ऐसा लगेगा तो कि हमें समझ में आ गया, पर समझ में नहीं आया होता है। पंडित टोडरमल जी ने एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा है कि बिना परीक्षा किए गए श्रद्धान को
अश्रद्धानवत ही जानना। दुनिया में लाखों लोग तत्व ज्ञान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अभी स्वयं भी उनको पक्की श्रद्धा उस पर नहीं हो पाई है। उसका कारण है कि उन्होंने स्वयं शोध नहीं किया है। अगर स्वयं शोध कर लेते तो उनको श्रद्धा हुए बिना नहीं रहती। जय धवला में एक वाक्य आता है कि जो व्यक्ति प्रमाणानुसारी है, माने आज्ञानुसारी के अर्थ में वहाँ है, जो आज्ञानुसारी है उसे सम्यक दृष्टि नहीं माना जा सकता। ऐसे साफ साफ लिखा है। जैन न्याय प्रदीपिका में मैंने उद्धृत किया है वो वाक्य, एक न्याय शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता लेख में, उसमें उद्धृत किया है। पर बात यही है कि जब आप स्वयं शोध करते, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप तक मेरी बात पहुंच जाए, कि जब आप स्वयं शोध करते हैं, प्रमाणों के आधार पर बात की परीक्षा करते हैं, किसी भी मान्यता या तथ्यों की जब आप स्वयं निष्पक्ष होकर के जांच पड़ताल करते हैं, तब आपको जो श्रद्धान उत्पन्न होता है सो ही सच्चा श्रद्धान है। बाकी श्रद्धान की कोई वैल्यू नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से ये बात लिखी है कि बाकी के लोग कुल अपेक्षा हैं, देखा देखी हैं, और परीक्षा रहित पर भी लिखा कि ये परीक्षा रहित भी मिथ्या दृष्टि ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शोध करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान बहुत गहरा समझ में आता है। बहुत जोर दे के मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जीवन भर देखो, आपका श्रद्धा निर्मल होगा, आपका तत्व ज्ञान निर्मल होगा। ये क्या बात कही जा रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये क्या बात कही जा रही है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से परिणाम, अभी आप सुन लोगे, लाखों की भीड़ ताली बजाने वाली मिल जाएगी, सब सुन लेंगे, सुना देंगे, ताली बजा देंगे, और कोई उसके खिलाफ बोले तो नाराज हो जाएंगे, उसके कट्टर सांप्रदायिक तो बन जाएंगे, लेकिन शोध किए बिना वो उस तत्व को समझ नहीं पाएंगे। उनकी स्वयं की समझ विकसित नहीं होगी, उनको स्वयं दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए मैं रात और दिन अनुभव करता हूँ, मैं निरंतर शोध कार्य में डूबा रहता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मैं साक्षात अमृतम पिबंती। आपको यदि सचमुच अमृत पान करना है तो मैं अपने हृदय से बता रहा हूं कि शोध कार्य करने का, जिनवाणी को ईमानदारी से पढ़ा जाए, बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। अरे जैन धर्म की तो यही विशेषता है कि यहाँ तो भगवान भी कहते हैं कि तुम मेरी बात मेरे कहने से मत मानो। ये शोध कार्य करने से, प्रमाणों के द्वारा परीक्षण करने से, सब जगह लिखा प्रमाणैरर्थ परीक्षणम प्रमाणनयैरधिगम। तो शोध कार्य करने से सबसे पहला लाभ ये है कि स्वयं का तत्व ज्ञान दिन प्रतिदिन निर्मल होता है, अपना श्रद्धान निर्मल होता है, अपने नाना प्रकार के विकार जो बड़े खतरनाक होते हैं वे सब दूर भागते हैं। हमने सुबह बताया था कि शोध का मुख्य घटक है
प्रामाणिकता प्रामाणिकता प्रामाणिकता। अब मैं 20 बना सकता हूं, लेकिन एक ऐसा है, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। इसलिए इस पर, अब इसमें देखो, प्रामाणिकता होनी चाहिए, तो ये किसके खिलाफ है? क्या नहीं होना चाहिए? अब उतने ही पॉइंट बना सकते हो। चीज को विस्तार से कहना हो तो बहुत पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन क्या क्या आपकी विकृतियां, सारी जिंदगी बीत जाती है और वो विकृतियां नहीं निकलती है। मैंने अभी एक लेख लिखा है, न्याय शास्त्र के अध्ययन से हानि। क्या लिखा है? बड़ा अजीब विषय है ना, न्याय शास्त्र के अध्ययन से लाभ। इस पर तो मैंने 3 लेख पहले लिख दिए थे। अभी मैं एक नया लेख लिखा है और उस लेख का नाम है न्याय शास्त्र के अध्ययन से हानि। शोध कार्य करने से अपना चित्त कितना पवित्र होता है और हम किन किन दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं, ये बताने के लिए ये लेख पर आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आपके सामने ये लगाए, वो न्याय शास्त्र से के अध्ययन से हानि वाला लेख आपको दिखा रहा हूँ। बहुत मेहनत करके लिखा गया है, बहुत काम का लेख है। कई कई जन्म बीत जाते हैं, आदमी इन दोषों से मुक्त नहीं होता है। आ गया ना? देखो ये बहुत बढ़िया लेख है, मैं भी देखना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? मुझे भी दिखेगा ना? देखो, न्याय शास्त्र के अध्ययन से होने वाले लाभों की तो हमने अनेक बार चर्चा की है। वो वाला माइक है, देना मुझे, वायरलेस देना मुझे। बात तो ऐसे ही बनेगी। देखो सुनो जरा, देखो ये लेख देखना बहुत जरूरी है, बहुत मन लगा के लिखा गया है, बड़े काम का है। जीवन में इन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। न्याय शास्त्र के अध्ययन से होने वाले लाभों की तो हमने अनेक बार चर्चा की है, किंतु प्रश्न है कि क्या न्याय शास्त्र के अध्ययन से कुछ हानि भी होती है? अब जरा उत्तर पढ़ो। हाँ, लाभ होता है तो हानि भी होगी ही, दोनों अविनाभावी हैं। समझ में आया? क्या गजब की लाइन है। लाभ होगा तो हानि भी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर देखो, न्याय शास्त्र के अध्ययन से हमारे अनेक महादोषों की हानि होती है। नंबर 1 अंधविश्वास, नंबर 2 पॉइंट बता देता, पढ़ता नहीं, आप पढ़ लेना बाद में। बहुत अच्छे से इनको सबको खुलासा भी किया ना, वो खुलासा भी सोच समझ के 4 बार काट कर लिखा है, 3 बार 4 बार में लेख लिखा है। अंधानुकरण, इसमें क्या फर्क होता है अंधविश्वास और अंधानुकरण में? अंधविश्वास श्रद्धा का दोष है, अंधानुकरण चारित्र का दोष है। अभी चलो आगे, ये पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। पक्षपात, पक्ष व्यामोह, मैं सुबह कह रहा था जीवन बीत जाता है, आदमी पक्ष व्यामोह से ऊपर नहीं उठ पाता है। फिर पूर्वाग्रह, फिर ये भी बहुत पहले से कुछ मान के बैठे हैं, नाक में घुसा के बैठे हैं, अब कहाँ गंध आएगी। फिर भावुकता, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जबरदस्त चीज है ये, बहुत लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है भावुकता के चक्कर में। फिर उत्तेजना, शोध कार्य में उत्तेजना को कोई स्थान नहीं है। सुबह कहा न, शोध कार्य करने वाले का ना कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है, ना अपना होता है, ना कोई पराया होता है। स्वार्थ,
ये सब दोष खत्म हो जाएं, ये शोध के लाभ है। अब आप एक एक पॉइंट में लिख सकते हो शोध कार्य करने से कितने लाभ होते हैं। फिर देखो, संकीर्णता, वस्तु का स्वरूप है वो आकाश के समान उदार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति शोध नहीं करता है तो संकीर्णता में सारी जिंदगी काटता है। वो वैसा आकाश जैसा व्यापक बने तो उसे वत्थु साओ धम्मो समझ में आ सकता है। दंभ, लोभ, और आगे बढ़ जाओ थोड़ा, कपट, कपट की गुंजाइश नहीं बचती। अधीरता, अधीरता, असहिष्णुता, असहिष्णुता। हेलो, ये चालू है बंद हो गया? हेलो, वो चालू है बंद हो गया? कोई नहीं है, 1 मिनट में हो रहा है पूरा। असहिष्णुता, मंद बुद्धित्व। शोध कार्य करने से बुद्धि प्रखर होती है, बहुत प्रखर होती है। कोई मंद बुद्धि भी हो तो उसका मंद बुद्धित्व दोष दूर होगा। फिर आगे बढ़ो थोड़ा, 17 है मंद बुद्धित्व। भय और आशा, शोधार्थी को कोई डर नहीं। शोध का वातावरण, शोध हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है। सुबह चर्चा की ना, शास्त्रार्थ होते थे, डराते थे, धमकाते थे, प्रलोभन देते थे, तुम जीते तो ये मिलेगा, हारे तो ये सजा है। अरे ये कोई बात हुई? खुली चर्चा होने दो। फिर आकुलता, इतने सारी चीज़ों का हमको हमारा विनाश होता है। कोई नहीं, चलो थोड़ी चर्चा फिर करते हैं, फिर कुछ बात होगी तो फिर करेंगे। मैं इसको भी तो नहीं भूल जाऊंगा, सुबह सॉल भूल गया मेरी, फिर दिन में ठंड लगी। देखो सुनो, तो पहला काम तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुनियादी पॉइंट है जिसको अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे कभी कभी लगता है कि जब तक घंटे 2 घंटे बोलो नहीं ना तब तक समझ में आता नहीं है। अगर दादा ने इतना नहीं बोला होता ना क्रमबद्ध पर्याय और सहजता पर, 1-2 दिन ही बोल के रह जाते ना, तो वो बात आती नहीं, लोग समझ नहीं पाते। इतना समाधि पर बोला तब कान पे जू रहेंगी लोगों के, नहीं तो रेंगती ही नहीं है, ऐसे चिकने घड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ, शोध कार्य करने से सबसे बड़ा लाभ तो स्वयं को होता है। अपना स्वयं का तत्व ज्ञान बहुत, जो करेगा सो जानेगा, ये बिल्कुल अनुभव की चीज बता रहा हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप स्वयं जिज्ञासु बनकर ईमानदार तरीके से रात दिन पढ़ेंगे तो जो आनंद आएगा, जो लाभ होगा, जो ज्ञान मिलेगा वो अद्भुत होगा। तो पहला फायदा तो ये है कि अपना चित्त अनेकानेक विकृतियों से जो मुश्किल से निकल पाती हैं, अच्छे अच्छों के रह जाती हैं, वे विकृतियां निकल जाती हैं और अपना चित्त स्वस्थ शांत हो जाता है। हम किसी भी चीज़ को ठीक से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमको कोई भी बात है ना झट से उत्तेजित नहीं करती है। हम किसी का पूर्व पक्ष हो उसके साथ भी न्याय करते हैं। बहुत से लोग पूर्व पक्ष के साथ न्याय नहीं करते हैं, उसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जब आप शोध कार्य करेंगे तो आपकी दूसरों के प्रति क्षुद्र भावना, कसाय भाव वो भी कम होता है। उनकी अपेक्षा समझ में आती है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों चूक रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, वो सब पकड़ में आता है। इसलिए शोध
कार्य करने से सबसे बड़ा लाभ तो स्वयं को पहुंचता है। दूसरा मुद्दा, क्योंकि हमें दो काम करने हैं, एक स्वयं को समझना है और दूसरा दुनिया को समझाना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमको समझाना है ना, भले वो हमारा बाई प्रोडक्ट है, कुछ कह लो, जो कुछ कहना है कह लो, वो आध्यात्मिक वे में वो गौण है, कुछ कहो, लेकिन हम इस महाविद्यालय में पढ़े हैं ना, हम एक सैनिक बने हैं ना। जैसे हर काम के लिए की जिम्मेदारी किसी को मिलती है, ऐसे ही हम अब हमारे जी को और कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस वीतरागी तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। इसके संबंध में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करना है। इसके संबंध में प्रचलित भ्रांतियों का प्रामाणिक रूप से निराकरण करना और सही सही बात को दूसरों तक पहुंचाना, ये शोध कार्य से आता है। शोध कार्य करने से आप विश्वसनीय बनते हो, आप विश्वसनीय बनते हो, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात दूर दूर तक जाती है। अब आप असांप्रदायिक हो गए, आपको सरकारी मान्यता मिलती है। देखो, सरकारी मान्यता मिलती है, इसका मतलब समझे आप, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप ऑथराइज्ड बन गए, माने आप समझ, अथॉरिटी बन गए आप। एक चार्जर बाजार में 100 रुपये का भी मिलता है और एक चार्जर 2000 रुपये का भी मिलता है। फर्क क्या है? एक कंपनी का है, एक लोकल है। कंपनी वाले की गारंटी है। जब कोई व्यक्ति पीएचडी करता है, जब कोई आदमी शोध करता है, तो वो उसका अधिकृत विद्वान बन जाता है और उसे समाज स्वीकार करती है, उसे सरकार स्वीकार करती है, उसकी बात को निष्पक्ष होके सुना जाता है। और ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 पुरस्कार मिल जाना आसान है, समाज से स्वीकृति मिलना ये बहुत। अरे साहब, वो निष्पक्ष विद्वान हैं, उनसे पूछो। ये किसी के बारे में ये धारणा आसान नहीं होती है। तो ये जब आप शोध करते हैं तो आप, सरकार आपको मान्यता देती है, आपको समाज मान्यता देती है और आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को प्रामाणिक वे में दूर दूर तक पहुंचा पाते हैं। न केवल पहुंचा पाते हैं, उनको स्वीकृति दिला पाते हैं। न केवल पहुंचा पाते हैं, उनको स्वीकृति दिला पाते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। और इसलिए अगला पॉइंट ले लो, चाहे इसी में जोड़ लो, मुद्दे तो दो ही है। शोध कार्य क्यों किया जाए? दो काम है। नंबर 1, अपने को अभूतपूर्व लाभ होता है। और यहां तक कि मैंने आपको कह दिया कि बिना ये किए कोई तत्व का श्रद्धान भी करता हो, मैंने अंदर से खोखले पाया है विद्वानों को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को, बहुत लाखों लोगों को तत्वाभ्यास करते हुए भी अंदर से खोखला पाया है। और वो खोखलापन किस चीज़ का है? तो मैंने पाया कि उसका कारण है उन्होंने स्वयं अनुसंधान नहीं किया, स्वयं चीज को है, हाँ, स्वयं के लिए उसको स्वयं से समझा नहीं है अच्छी तरह। ये एक सबसे बड़ी कमी रही है। तो शोध कार्य करने से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। और दूसरा फायदा ये है कि जब आप दूसरे को भी कहेंगे ना, तो आपके जब इतने दोष आपके निकल गए
तो कहते हैं ना, दिल की बात दिल से निकलेगी तो दिल तक जाएगी। आप जब अच्छे से कहोगे तो दूसरे तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, अगला भी उस बात को सुनेगा, समझेगा, मानेगा और उससे बहुत अधिक प्रभावना होगी। जैन धर्म की बहुत अधिक प्रभावना की जा सकती है। शोध कार्य करने से जैन धर्म की बहुत अधिक प्रभावना की जा सकती है। कैसे? फिर 2 वेज हैं। नंबर 1 के उसके संबंध में प्रचलित भ्रांतियों का आप ठोस निराकरण कर सकते हो। और 2, एक तो ये कि उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर कर दो। दूसरा, जैन दर्शन के तत्वज्ञान को प्रमाण सहित प्रामाणिक रूप से ज़्यादा लोगों तक, जो केवल जैन हैं और संप्रदाय भाव से सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को सुनाने वाले, सुनने वाले तो ऐसे बहुत है, लेकिन दूसरे लोग भी उस चीज को सुने, समझें, स्वीकार करें, तो कितने बड़ा काम हो सकता है। देखो, शोध से प्रभावना कैसे होती है, एक प्रसंग सुनाता हूं, एक दृष्टांत से बात समझ में आएगी। सन 1885-86 की घटना है। पंडित गोपाल दास जी बरैया कलकत्ता में 10 लक्षण में प्रवचन करने गए थे। ये बिल्कुल सही घटना है। और जब वो 10 लक्षण में प्रवचन करते थे तो वहाँ की जैन समाज ने कहा, पंडित जी एक दिन में आपका भाषण कॉलेज में भी रख दें क्या? अपना कॉलेज में भी वो चलता है, सुन लेंगे बच्चे। साइंस कॉलेज चलता था उस समय। तो पंडित जी बोले रख दो, सुबह शाम मंदिर में करते, दिन में कॉलेज में एक भाषण हो जाए। तो कॉलेज में उनका एक साइंस कॉलेज में भाषण रखा और पंडित जी ने वहाँ बोर्ड पे जाकर विषय लिखा। उनका भाषण का विषय था जीव का स्वरूप। साइंस के बच्चे बैठे हैं और पंडित जी ने क्या विषय रखा? जीव का स्वरूप। और वो समझाने लगे तो सारे बच्चे हैं ना हंसी उड़ा रहे थे, नीचे झुक झुक करके हंस रहे थे। क्यों? कि पंडित जी समझा रहे थे कि पृथ्वी जीव है, जल जीव है, अग्नि जीव है, वायु जीव है, वनस्पति जीव है। यहीं से पाठ शुरू हुआ। एक केंद्रीय जीव क्या होते हैं? तो साइंस के बच्चे खिल्ली उड़ा रहे थे। मनी मन में ये लग रहा था ये कौन आ गया गप ठोकने, ये कोई बात होती है। लेकिन वहां पर उन्हीं बच्चों में जगदीश चंद्र वसु भी बैठे थे और जगदीश चंद्र वसु को ये क्लू मिला कि कोई बात होनी चाहिए। और उन्होंने फिर उस पर रिसर्च की। बोले अच्छा खोजते हैं। और खोज करके उन्होंने सन 1904 में वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रयोग करके ये सबको दिखा दिया कि पेड़ जीव है। धर्म ग्रंथ तो बहुत पहले से मानते थे कि पेड़ जीव है, लेकिन दुनिया ने पहली बार माना सन 1904 में कि पेड़ भी जीव होते हैं। ये किसका कमाल है? मुझे बताओ आप, किसका कमाल है? आप आज भी हजारों जैन धर्म की हजारों बातें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक हैं, प्रमाणों से समझाई जा सकती हैं। अभी भी 2 साल पहले जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो जैन थ्योरी है। कितनी सारी चीजें हैं जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आप कहते हैं कि न्यूटन ने खोजा, वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो राजवार्तिक में लिखा है, ऐसे की ऐसे लिखा है,
चौथे अध्याय के 42वें सूत्र में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लिखा है, एज इट इज लिखा है। वो का वो लिखा है कि पेड़ से फल गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण से गिरता है ये। लेकिन हमें पता नहीं। हम लोग जब तक, अभी मैं जब अब कैसे पर आऊंगा ना, तो वहां यही बात होगी। कैसे का क्या सूत्र दिया था सुबह? परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। तीसरे का ये सूत्र। मैं तो एक एक आपको चाबी दे रहा हूं, एक जड़ पकड़ा रहा हूं, उसके आधार पर आप सब पकड़ सकते हो पूरा पेड़। जब आपका अध्ययन व्यापक होगा तो अब आप बढ़िया शोध कर पाओगे। आपको व्याकरण का भी ज्ञान हो, न्याय का भी, चारों अनुयोगों का, अन्य भाषाओं का, अन्य परंपराओं का, जब जब और यही उम्र है, आप जिस उम्र में हो, विद्याभ्यास का इससे बढ़िया गोल्डन पीरियड आपको जिंदगी में आगे मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी जितना ज्यादा पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उतना पढ़ लो, समझ लो। बाद में तो पछताना रह जाता है। कई चीजें आज भी हम सोचते हैं अरे तब नहीं पढ़ी, आज पढ़ रहे हैं तो अब आज उतना बैठा नहीं जाता है, थक जाते हैं, कभी आंखें थकती है, कभी कमर थकती है बहुत दिक्कतें आती है कि नहीं। आराम कर करके काम करना पड़ता है, नहीं होता है काम। और आज आप कर सकते हो बहुत सारा काम। इसलिए विद्याभ्यास करने से आप बहुत अच्छी शोध कर सकते हो। आपको लक्षण कंठस्थ करने चाहिए ढेर सारे श्लोक देखो, जब आप शोध करोगे तो आपको रेफरेंस लगाने पड़ेंगे। संदर्भ कैसे लगाए जाते हैं? खोज के। खोजा तो बाद में जाता है, पहले तो चित्त में वो उपस्थित होता है। अगर आपको वो तत्संबंधी गाथा श्लोक उपस्थित नहीं हुआ यहाँ, तो किताब में भी कहाँ खोजोगे? पहले यहाँ उपस्थित हो जाता है, बाद में जरा उसका नंबर वंबर देखने और उसके कुछ शब्द शुद्ध करने के लिए जरा उठाना गोमट सार। कौन सी गाथा थी ये? 800 थी कि 802 थी? एक थी ये। लेकिन आपको पहले कंठस्थ रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री भी रेफरेंस लगाने की आप कदम कदम पर खोज नहीं पाएंगे। आपको खुजी खुजाई यहाँ होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अरे ये बात यहाँ आई है, अरे ये बात यहाँ आई है, अरे ये बात वहाँ मिलेगी, अरे ये बात वहाँ मिलेगी। ये सब पता होगा। और वो कब पता होगा? जब आप पढ़े होंगे, अच्छे ग्रंथ पढ़े होंगे। मैंने एक लेख और लिखा है, विद्यार्थी के सट आवश्यक। पता होगा, सुना दिया पहले शायद पिछली बार, बस तो फिर अब नहीं बताते, वो काम हो गया। विद्यार्थी के, मेरा 10 मिनट बच गया। विद्यार्थी के सट आवश्यक इसीलिए लिखा था कि जब आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो आप जरूर बहुत अच्छा शोध कार्य कर पाएंगे। इसलिए देखो, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जैन लक्षणावली, 10-20 डिक्शनरीज अपने पास में होनी चाहिए और नोट्स का भंडार होना चाहिए। नोट्स भी बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाने चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। मेरे पास होंगी 20-25 डायरियाँ, 20-25 फाइलें हैं मेरे पास, और उनमें सब में अलग अलग विषय है बहुत सारे। उन विषयों पर सामग्री लगाता जाता हूँ, पन्ना घुसाना, इसमें पन्ना जोड़ना, ऐसे करके काम करते हैं। तो जब आप परिश्रम करेंगे तो आप बहुत बढ़िया शोध कर पाएंगे। फिर देखो क्या क्या होता है शोध कार्य करने से। एक तो बताया स्वयं समझ में आता है, दूसरे को समझा पाते हैं, जैन धर्म की प्रभावना कर पाते हैं।
कितनी सारी बातें हैं। बहुत से लोग कहते हैं जैन धर्म महावीर भगवान ने चलाया। अब आप ऐसे ही कहोगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आप प्रमाण दोगे। हरमन जैकोबी ने सिद्ध कर दिया कि नेमिनाथ तक तो तीर्थंकर इतिहास बता रहा है। तो देखो वो लोग कैसे रिसर्च करते हैं, हमको ये भी सब सीखना है। चीजें कैसे ढूंढी जाती है, ढूंढना भी एक कला है। हालांकि आज गूगल के ज़माने में, एआई के ज़माने में काफ़ी कुछ सरल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रामाणिक तथ्यों को खोजना एक चुनौती है। खोजने की कला आनी चाहिए। कैसे जल्दी से कैसे खोजा जाए। कितने ही लोग डिक्शनरी तक भी नहीं देख पाते हैं, कौन अल्फाबेटी किस क्रम से लगा हुआ है, कौन क्षत्रिय शब्द कहाँ मिलेगा। तो वो जब आपको ये नहीं पता होगा कि क्षत्रिय कहाँ मिलेगा तो आप खोजेंगे कैसे। ये सब चीज़ें आज सीख लेनी चाहिए। फिर देखो, वैज्ञानिक चेतना का विकास होता है। आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा आपका वैज्ञानिक चेतना का विकास होता है। फिर देखो, आप स्वयं भी अज्ञान से मुक्त होते हैं, और जो सर्वत्र अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, अज्ञान का बोलबाला है, उससे आप दूसरों को भी मुक्त कर सकते हो। अगला फायदा एक लिखा मैंने, विवाद को संवाद में बदला जाता है। विवाद को संवाद में बदला जाता है। शोध का कभी अंत नहीं होता है। एक शोध पत्र के ऊपर दूसरा आ सकता है, दूसरे पे तीसरा आ सकता है, चेन चल सकती है, पर विवाद नहीं होगा, संवाद बढ़ेगा। तो विवाद को संवाद में बदल देना ये मामूली उपलब्धि नहीं है। आप कलह से बच जाते हैं, खून खराबे से बच जाते हैं। देश ने बहुत नुकसान धरती पर देखा है इस लड़ाई के चक्कर में, उस सब से आप बच सकते हैं, ये फायदा भी है। और अपने चित्त में सद्गुणों का विकास होता है। हम में तटस्थता आती है, विनम्रता आती है, ये है ना, दूसरे की जगह खड़े होकर सोचना आता है, दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखना आता है। तो उससे है ना, मन की जो गंदगी है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते। बहुत अच्छा लगता है मन को कि अच्छा ये बात ऐसे है, ये थी और ये बन गई। जब बात क्या थी और क्या बन जाती है, ऐसा बहुत सारी बातें होती है कि वो गणेश जी महादेव जी के पुत्र है, तो महादेव जी माने ऋषभ देव, और उनके जो गणधर थे वृषभसेन, वो थे उनके पुत्र। तो गणेश जी को, गणधर को गणेश कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें कैसे बन गई होती हैं, उनके कहाँ क्लू मिल जाते हैं आपको दूसरों के साहित्य में भी। वो सब शोध खोज करने से चित्त हल्का होता है, शांत होता है, निर्भर होता है। फिर देखो, नए तथ्यों की खोज होती है और ज्ञात तथ्यों की पुष्टि होती है। क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोध कार्य से क्या लाभ है? नए तथ्यों की खोज होती है और विस्मृत तत्वों का अनुशीलन होता है और ज्ञात तथ्यों की पुष्टि होती है। आप जो जानते हैं उसे आप वेरीफाई कर पाते हो, पुष्ट कर पाते हो, और नए नए तथ्य खोज पाते हो। नए तथ्य रोज मिलते हैं। लाखों पांडुलिपियां आज भी ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर दबाए हुए पड़ी हुई है।
जब आप शोध के क्षेत्र में आएंगे तो तरह तरह के ग्रंथ खोजेंगे, उनमें तरह तरह की नई नई बातें निकलेगी। हर ग्रंथ कुछ देता है, तो इसलिए एक फायदा ये भी होगा बहुत ज़्यादा कि नए नए तथ्य सामने आएंगे, नए नए ग्रंथ सामने आएंगे, साहित्य संपदा का उद्धार होगा, और साहित्य की समृद्धि होगी तो समाज की समृद्धि होती है, प्रकारांतर से राष्ट्र की समृद्धि होती है। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए ये सब, अब सोचो, धवला आज से 50 साल पहले, 70-80 साल पहले समझ लो, सन 50 के पहले हमारे पास में धवला नहीं थी। आज बाहर आई तो कितना सिद्धांत ज्ञान बाहर आया, और नहीं तो वो लुप्त हो जाए। बहुत सारा ज्ञान जो नष्ट होने के कगार पर है। कितनी हमारी आयुर्वेद की पांडुलिपियां हैं, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर जैनाचार्यों ने नहीं लिखा। आयुर्वेद क्या, व्याकरण क्या, ज्योतिष क्या, लेकिन हम उनको देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, खोजते ही नहीं, तो उससे क्या होता है, फिर वो नष्ट हो जाएंगे। हम जो चीज जो माला माल है वो कंगाल के रूप में सामने आएगा। इसलिए शोध के क्षेत्र में आने से हर विद्वान, एक विद्वान जिंदगी में 10-20 पांडुलिपियों का उद्धार कर देता है आसानी से, अगर इस लाइन में आए तो। इसलिए इससे अपना उपयोग अच्छा रहता है। कभी जिंदगी में नीरसता नहीं आती है, बोरियत नहीं आती है। आप बुढ़ापे तक भी, आखिरी सांस तक भी आप मस्त और स्वस्थ रह सकते हो। नहीं तो टाइम पास करना ही एक प्रॉब्लम होती है बहुतों की। इसलिए ये मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, उसको घुमा फिरा कर कितने शब्द आ रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाभ अपने को होता है। ये एक खास बात है। नए तथ्यों की खोज होती है। भूल गए हों विस्मृत तथ्य तो उनका फिर से अनुसंधान हो जाता है। जो चीज समारोप लग गया हो, समारोपात ताद्रे गया उसी में, तो वो वापस वो फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। और जो ज्ञात तथ्य होते हैं उनकी पुष्टि होती है। ओ, एक प्रमाण और मिला, ओ इसका एक प्रमाण और मिला, और फिर आनंद आता है। अरे इसका एक प्रमाण और मिला, फिर आनंद आता है। तो इसलिए ज्ञात तथ्यों की पुष्टि भी होती है। नए नए ग्रंथ बाहर आते हैं, बहुत सामग्री देखो, ऐसे बहुत मेरे को प्रसंग याद है। हिंदी साहित्य में कोई सामग्री नहीं है, ऐसे एक बार चर्चा चली थी इधर। तो महावीर जी की कमेटी ने एक मीटिंग की थी, और एक कस्तूरचंद कासलीवाल विद्वान थे, यहाँ बरकत नगर में रहते थे। मैं उनके घर फिर बहुत जाता था। और फिर यहाँ पर राजस्थान हिंदी जैन ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई, और उसमें कस्तूरचंद कासलीवाल ने सारे जैन कवियों को, जैसे मैंने कोरोना में जैन हीरोज पर व्याख्यान किए थे ना, ऐसे उन्होंने सब पर, दौलत राम बुद्धजन, तो सब कहने लगे अच्छा इतना सारा जैन साहित्य है। मेरे को एक दफे किसी ने कहा, न्याय दर्शन के प्रोफेसर ने, कि जैन न्यायिकों के पास तो 2-3 ग्रंथ है, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, प्रमेय कमल मार्तंड, बस यही है। तो मैंने कहा कि रुको बताता हूँ, और मैंने वो 300 ग्रंथों की सूची बना के ले गया। बोले हैं इतने जैन ग्रंथ? तो जैन आचार्यों ने हर विषय पर हजारों हजारों लाखों लाखों ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों का हमको भी ज्ञान नहीं है। पहली बात तो हमें ज्ञान होता है, और ये सारी ज्ञान की शाखाएं
एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये सब समझ में आता है। मैं कह रहा हूं आपको, आप रोज अमृत स्नान करेंगे, संसार के किसी फील्ड में आपको इतना सुख शांति नहीं मिलेगी जितनी सुख शांति आपको इसमें मिलेगी। मैं तो चाहता था कि ये जो अपने निकल गए ना बच्चे बहुत सारे, वो भी उनको, कितने ही लोग छोड़ छोड़ करके फटाफट है ना व्यापार में इसमें उसमें लग जाते हैं, बड़े भाग्य से इस फील्ड में आए हैं। और अब क्या है, यूं सोच लो, चोंच मिली है तो चुगा भी मिल ही जाएगा, पेट भर जाएगा। हमारा देश तो भिक्षुकों का है, भिक्षा मांग के खा लेंगे, क्या बिगड़ा, कहीं भीख मांग के खाएंगे, पर पढ़ेंगे लिखें। देखो सैनिक हो, और सैनिक मतलब नहीं पूछता है, सीमा पर सैनिक क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी, एक भाई खत्म हो गया दूसरा भी जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, पैशन है। आपको भी जैन दर्शन का नशा चढ़ना चाहिए, क्या मिलेगा इससे, क्या लेना देना है, कुछ नहीं मिलेगा, पर तुमको ये चीज में आनंद आना चाहिए। मिलना क्या है, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, और क्या चाहिए इसके अलावा, इसके अलावा की कीमत क्या है। इसलिए इस फील्ड में लिखने से, पढ़ने से, रहने से स्वयं को अभूतपूर्व लाभ होने वाला है। और देखो एक मैंने पॉइंट लिखा है, शोध कार्य से स्वस्थ समाज की रचना होती है। क्यों होती है ये तो आप समझ गए होंगे ना, शुरू से सुबह से चर्चा चल रही है। क्यों होती है, क्योंकि जो अस्वस्थ समाज होता है वो कहता है जो हारेगा उसे घानी में पेल देंगे, काला मुंह करके गधे पे बिठा करके निकालेंगे, उसे नौकरी करवाएंगे। ये सब बीमार रुग्ण समाज के लक्षण हैं। और स्वस्थ समाज विरोधी को स्वीकार करता है। मैं एक बात पर बहुत सोचा करता हूं, और मैं सोचता हूं कभी भारत का ये गुण खत्म ना हो। भारत का कोई सबसे बड़ा गुण कोई है तो वो गुण ये है कि विरोधी से प्रेम रखना। समूची भारतीय, मेरे से मैं तो कई दफे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बड़े सेमिनार, बड़े कार्यक्रम में बोला हूँ। एक दफे तो संस्कृत दिवस में कहा था मैंने कि सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संस्कृति की है कि ये विरोधी से प्रेम करती है, विरोधी को खत्म नहीं करती। विरोधी को जहर का प्याला पिलाओ, फांसी पे चढ़ाओ। हमारे यहाँ जीवन्तु में शत्रुगणा सदैव ये साम प्रयत्नेन निराकुलोहम यदा यदा माम भजते प्रमाद तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। देखो विरोध तो सौंदर्य है, विरोध से विकास होता है। आज अगर देखो अकलंक आचार्य इतना साहित्य क्यों लिख पाए, जब दूसरों ने प्रहार किया, जब कोई हमारी बात काटता है ना तो हमको उससे मैटर मिलता है, हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, बात पर बात बनती है। जब बात ही नहीं होगी तो वादे वादे जायते तत्वबोध। ये इतना साहित्य क्यों लिखा गया? अगर दुनिया में सब एक मत के होते तो इतना साहित्य नहीं लिखा जा सकता था। सर्वज्ञ सिद्धि में इतने तर्क क्यों आ गए? क्योंकि जिसने जो तर्क कहा आचार्यों को उस तर्क की काट खोजनी थी। प्रमाण के इतने भेद क्यों आ गए, इतनी बातें क्यों आ गई? वो जो कौन किसके निराकरण के लिए लिखा है, तो आपको अन्य दर्शनों का ज्ञान चाहिए, व्याकरण का ज्ञान चाहिए, खूब सारी सामग्री कंठस्थ होनी चाहिए। आपको है ना हजारों की तादाद में श्लोक कंठस्थ हो, हर शब्द का मीनिंग आना चाहिए।
मैं ऐसे कहता रहता था, पहले तो यहाँ भी कहा कई दफे कि अपने कान पर चुंगी चौकी बिठाओ। चुंगी चौकी समझ गए? पुराने जमाने में हर शहर के बाहर एक टैक्स प्लाजा होता था, और वो टैक्स जो वो एक ऐसे लकड़ी का सा ऐसे डाल के रखते थे, जैसे वो बैरियर होता है ना कारों को निकलने के लिए टोल टैक्स पर, ऐसा गांव में भी उसको चुंगी बोलते थे। गांव में कोई भी गाड़ी सामान लेके आएगी, मान लो कोई बैलगाड़ी गेहूं लेके आ रही है, तो वो पहले कहेंगे पहले चुंगी दो। चुंगी माने टैक्स, कर, टैक्स दो और तब अंदर जाने देंगे। तो अपने कान पर भी एक चुंगी चौकी बिठा के रखो। कोई भी शब्द हमारे कान में आए तो उससे पूछो कि पहले अपना आई कार्ड दिखाओ, तुम किस धातु से बने हो, क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है। जब आप शब्द पढ़ोगे ना, मैंने एक लेख लिखा है शब्दों में झलकती जैन संस्कृति, और उसमें 50 शब्द लिखे हैं कि किस किस शब्द में से ये कहाँ से ये चीजें आई है और इनके पीछे कितना सारा जैन तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। जब आप रिसर्च करोगे तब पता चलेगा। जैसे पूजा शब्द है ना, पूजा, एक विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हुए हैं सुनीति कुमार चटर्जी, विश्व प्रसिद्ध भाषा विज्ञान के। आप गूगल पर सर्च करना, 1 मिनट में वो रिजल्ट देगा 10। तो वो सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा कि पूजा शब्द केवल जैनों का है, प्योर जैनों का मौलिक शब्द है, दूसरे के यहां पूजा नहीं चल सकती, सिर्फ जैनों के बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि पूजा शब्द का अर्थ होता है पू माने राग, जे माने जीतना, द्रविड़ भाषा का शब्द है, और पूजे ओरिजिनल शब्द है। पू माने पुष्प, पू माने पुष्प, पुष्प माने राग, और जो राग को जीत ले वही पूजा का अधिकारी है, उसी की पूजा हो सकती है, बाकी किसी की पूजा नहीं हो सकती। तो कौन पूज्य, कौन पूजा? अब देखो पूजा शब्द में कितनी गहरी जैन संस्कृति छुपी है। चेला, चेला शब्द में जानते क्या? चेल माने वस्त्र, चेल माने वस्त्र। चेला शब्द ये सिद्ध करता है कि जो वस्त्र पहनते हैं वे चेला ही होते हैं, गुरु तो वस्त्र रहित ही होते हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? चेला शब्द में से ये निकल रहा है कि चेला माने सचेल को, कपड़े भी धारण करो और गुरु भी कहलाओ, ये नहीं हो सकता। कपड़े धारण करने वाले सब कोई भी हो चेला ही है, और गुरु वो है जो अचेलक है। ऐसे जब आप शब्दों को खोजोगे, शब्दों को पढ़ोगे, तो आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो। एक एक करके धीरे 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 धीरे, ये लौकी की बेल नहीं है जो 4 दिन में बढ़ जाएगी, ये वट वृक्ष है, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे पकते पकते, लेकिन पवित्र इरादे से कंटिन्यूअस लगे रहो, रोज लगे रहो। एक एक यदि अक्षर सीखो तो बन जाओगे विद्वान। एक एक अगर लगे रहे ना, रोजाना 2 अक्षर सीखो, रोजाना 2 श्लोक सीखो, रोज सब चीज आनी चाहिए, तब जा, और थोड़ा व्यापक ज्ञान होना चाहिए। मैं एक बात बहुत कहता रहता हूं, कम से कम एक ग्रंथ तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जिसका हमने सर्वांग अध्ययन किया हो। समझना मेरी एक बात, ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई एक ग्रंथ, मैं कई दफे इंटरव्यू लेने जाता हूं ना, तो मैं ये पूछता हूं तुम्हारी किस में मास्टरी है, तुम बोलो किस ग्रंथ में से प्रश्न पूछूं,
ऐसे पूछते हैं हम, पहले उसी के पाले में गेंद फेंक दो, तू बता कौन से ग्रंथ में से प्रश्न पूछे, और तब वो जो कह दे उसमें से उत्तर नहीं दे तो उसकी तो डबल इंसल्ट हो गई। समझ में आया कि नहीं? मैं हिंदी का इंटरव्यू दे रहा था, ये 35 साल पुरानी बात है, मेरठ यूनिवर्सिटी में, सन 91 की बात है। तो मेरे से पूछा अपना प्रिय कवि बताओ, तो मैंने कहा रहीम। तो मेरे से अगला प्रश्न पूछा उनका पूरा नाम क्या था। समझ में आया? झट से रहीम कह दिया। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था तो मैं तो वहीं मारा गया। तुम जिसे प्रिय कवि कह रहे हो उसका तुमको नाम भी नहीं पता, और फिर कहा कि उनके दो दोहे सुनाओ। अब मैं कह दूं नहीं आते तो गए काम से। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं एक ग्रंथ तो कम से कम ऐसा तैयार करो, चाहे न्याय दीपिका। मैं कहता अगर कोई न्याय दीपिका का मास्टर होगा ना, न्याय दीपिका का, तो वो 300 ग्रंथों का मास्टर होगा वो। लेकिन होना चाहिए मास्टर, मास्टर माने मास्टर। आप 6 डाला के मास्टर बनो लेकिन मास्टर बनो। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए 6 डाला से संबंधित दुनिया में पूछा जाए कि 6 डाला को उसको अच्छी आती है तो आपका नाम जाना चाहिए कि 6 डाला पे कोई प्रश्न है तो उनसे पूछो, वो बताएगा। इतनी बढ़िया आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ 6 डाला आती है। फिर हमने कहा कि अच्छा वो रोला क्या होता है, वो तो नहीं पता मुझे। ऐसे नहीं चलेगा, जब उसमें रोला छंद है। आप एक ग्रंथ पूरा पढ़ोगे तो आपको छंद भी आ जाएगा। भाषा, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है वो तो हमें पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। हम 6 डाला के मास्टर भी कैसे बन जाते हैं कि मोटे मोटे बस थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ लेते बस और समझ लेते 6 डाला के मास्टर बन गए। ऐसे नहीं मास्टर बनेंगे। हम पूछे ढाल माने क्या होता है, वो होता है नहीं चलेगा। वो क्या होता है और आप रिसर्च करेंगे तो आपको सब चीजें पता चलेगी। ढाल क्या होती थी, ढाल कैसे लिखी, ये ढाल की एक विधा है। एक पद्धरी क्या है, गीतिका क्या है, हरि गीतिका क्या है, वो सब चीजें कौन चीज कहाँ से आई। एक ग्रंथ का तो कम से कम ऐसा होना चाहिए आदमी कि वो उस जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं। ये भी विद्वान बनने का तरीका है। मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको विद्वान बनने के। एक तरीका समझ में आया? एक तरीका विविध शास्त्रों का अभ्यास करो, व्यापक जानकारी करो। वो है ना श्लोक, बिना व्याकरणेनांध बधिर कोश वर्जित, अलंकारम बिना पंगु मूकस्तर्क विवर्जित। नहीं आया तो सब लंगड़े लूले हैं। ये सब बिना व्याकरणेनांध, व्याकरण नहीं आई तो शब्द का अर्थ दिखाई नहीं देता, हम अंधे रहते हैं। इसलिए ये सब आना चाहिए। एक तरीका तो ज्ञान व्यापक होना चाहिए। दूसरा तरीका कम से कम समय सार का तो ऐसा मास्टर होना चाहिए, माने कोई भी एक ग्रंथ, वो तो ऐसा कहोगे ताल ठोक के आ जाओ सामने, इस पर तो मेरे से बात कर लो। इतनी अच्छी तैयारी कम से कम एक ग्रंथ की होनी ही चाहिए। फिर देखो मैंने एक और पॉइंट लिखा है, शोध करने से क्या लाभ में आजीविका मिल जाती है। शोध कार्य करने से आर्थिक लाभ भी होते हैं। आजीविका मिलने में किए हुए हो, मैंने पीएचडी की
तो मुझे 3 इंक्रीमेंट मिले। वो 3 इंक्रीमेंट आज जाने कितने लाख हो गए होंगे। इंक्रीमेंट पीएचडी का सरकार से अभी तो कॉलेज में बिना पीएचडी किसी को आप लेक्चरर बन नहीं सकते। तुम समझो मैं पीएचडी ना करूं और मैं कॉलेज में लग जाऊं तो वो हो नहीं सकता। आपको एक शांति का जीवन मिल जाएगा कि आप चुपचाप सारी जिंदगी इधर उधर की चिंताओं से मुक्त रह के रात और दिन अपने शास्त्रों में लगे रहो। ये फायदा भी शोध कार्य करने से मैंने नोट किया है, ये भी होता है, बहुत फायदा होता है। आप उच्च कोटि के विद्वान बनते हो और आपको तरह तरह से सरकारी लेवल पर काम नहीं मिले तो प्राइवेट लेवल पर मिलता है, उससे आजीविका मिलती है, उससे प्रतिष्ठा मिलती है। और ज्ञान तो पहले बता ही दिया, खली जैसे ये भी है, जैसे ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, जैसे ध्यान करने से दोनों लाभ होते हैं। असली लाभ तो असली लाभ है, असली लाभ तो तेल का है, लेकिन खली भी, जो धान तैयार करेगा खेत में तो धान तो मिलेगा, साथ में भूसा भी मिलेगा, तो भूसा जैसा ही सही, मगर हालांकि बहुतों को ये भूसा ही धान लग रहा है, वो धान को भूसा समझ रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे, वो कहेंगे अच्छा, लेकिन नहीं, ये असली बात है। तो इसलिए ये सब फायदे इससे होते हैं। ज्ञान में प्रामाणिकता आती है, व्यापकता आती है, अगाधता आती है, जैन दर्शन की अपने तत्व की रक्षा होती है, जीव को अनाग्रही बनाता है, सहिष्णुता बढ़ती है, अन्य पक्ष का भी ज्ञान होता है, अपने पराये आदि की क्षुद्र भावनाएं समाप्त होती है, हर बात को परीक्षा तर्क आगम के आधार पर शांतिपूर्वक सोचने समझने की कला का विकास होता है, बात को सर्वत्र रिकॉग्निशन मिलता है, बुद्धि व्यस्त स्वस्थ और तीव्र बनती है, समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, ज्ञान के प्रति ईमानदार बनना आता है, सांप्रदायिकता और मताग्रह से ऊपर उठना आता है, नूतन तथ्यों की प्राप्ति आदि का सदा आनंद मिलता रहता है, राष्ट्र में भी शांति स्थापित होती है, जैन धर्म को विश्व में फैलाया जा सकता है। इतने सब लाभ है। अब आप लोग कोई प्रश्नोत्तर थोड़ी चर्चा करो तो थोड़ा और कुछ खुलेगा निकलेगा। तो हाँ बोलो संयम जी। सुबह आपने लेख और पत्र के बीच में अंतर तो बताया था, लेख और शोध पत्र के बीच में मुझे 4 चीजों में अंतर पूछना है। हाँ, पीयर रिव्यूड आर्टिकल, हाँ, पेपर, हाँ, डिसर्टेशन हाँ। और थीसिस। डिजर्टेशन और थीसिस में वो अंतर है जो एकांकी और नाटक में होता है। एकांकी और नाटक में क्या फर्क होता है? जो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर होता है वही अंतर डिजर्टेशन और थीसिस में होता है। डिजर्टेशन का विषय छोटा होता है, एक पक्ष लेकर के डिजर्टेशन, छोटा पक्ष लेकर के डिजर्टेशन लिखा जाता है, और जब कोई बड़ा विषय लेकर के लिखा जाता है इसमें लघु और वृहद का ही अंतर है। इसीलिए हिंदी में डिजर्टेशन को लघु शोध प्रबंध कहते हैं। तो शोध प्रबंध में और डिजर्टेशन में तो मेरी समझ में ये अंतर आया है। आपको कुछ आया हो तो और जोड़ सकते हो। एक बात। दूसरा पूछा था क्या, पीयर रिव्यूड जर्नल और शोध पत्र। देखो ये अंतर है, पीयर रिव्यूड जर्नल को थोड़ी ज्यादा मान्यता मिल जाती है। ये बिल्कुल जैसे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में? सेशन कोर्ट में एक जज फैसला देता है और हाई कोर्ट में बेंच, कम से कम 3 जजों की बेंच होती है, वो फैसला देती है।
समझ में आया? एक के निर्णय में और तीन के निर्णय में जो अंतर आना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को एक ग्रीन पार्क कोर्ट में जज बना दिया, तो वहां पर तीन जज नहीं होंगे, वहां एक जज होगा और वही तथ्यों का परीक्षण कर करा करके फैसला सुना देगा। और ऊपर की जज में क्या होगा, तो वहां कम से कम जूरी मेंबर्स होते हैं। और इसीलिए कई दफे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ये फैसला 2/1 से आया। 2/1 से आया का मतलब है 2 जज इसके समर्थन में थे, एक जज ने कहा मैं समर्थन में नहीं हूं, बहुमत से फैसला आया। ऐसे ही सामान्य शोध पत्र में, पत्रिका में और पीयर रिव्यूड जर्नल में ये फर्क होता है कि शोध पत्र का तो कोई भी एक प्रोफेसर साहब संपादक है और वो निकाल रहे हैं शोध पत्रिका, शोध पत्रों को परीक्षण कर रहे हैं, यूजीसी से मान्यता ले ली है तो वो शोध पत्र है। पीयर रिव्यूड जर्नल में आगे मेंबर लिखे होते हैं 5, 4, 3 कोई, कि हमारा ये जर्नल में जो एक भी लेख जाएगा तो वो निम्नलिखित 4-5 बड़े बड़े देश प्रसिद्ध विद्वान हैं, शोध के अधिकारी, विविध परंपराओं के हैं। एक जैन है, एक सांख्य है, एक वेदांती है, तो वो एक वैयाकरण है, एक ज्योतिषी है, तो उससे वो चीज थोड़ी सी और वजनदार हो जाती है। इसलिए पीयर रिव्यूड जर्नल के शोध पत्र को विशेष मान्यता दी जाती है। मैंने ठीक कहा है? कुछ जोड़ो, चर्चा कर रहे हैं अपन। देखो, हारने से मैं तो घबराना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं तो बहुत कहता रहा, मैंने सुबह आपको जानबूझ के हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा का सुनाया। जो आपकी प्रशंसा करे ना, खाली समझ लेना गड्ढे में धकेल रहा है वो। प्रशंसा करने वाले, ये सब शुरुआत में लॉलीपॉप दी जाती है उत्साहवर्धन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। मैं वहाँ दिल्ली में स्वाध्याय करता हूँ ना शास्त्र सभा में, मेरा 2-3 लोगों से एग्रीमेंट है कि बाद में मुझे मेरी कमी बताना। मैं सबसे कमी लेता हूँ, रिपोर्ट लेता हूँ। पहले यहाँ जयपुर प्रिंटर्स में एक राजमल जी थे, मैं यहाँ किशन पोल बाजार में प्रवचन करता था रोज, वे रोज मेरी सभा में आते थे और बाद में अंत में एक कागज लिख करके कहते थे ये आज ये कमी रही है। अरे ऐसे ही परिष्कार हो, जो हमारे दोषों को निकालता है उसका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। जो दोष निकालने वाले से नाराज होता है, मैंने इसमें एक लेख लिखा है, ताड़ना का महत्व। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बात, शोध कार्य करने के बाद ही दिल बड़ा होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। इसलिए शोध कार्य जरूर से जरूर करना चाहिए। मुझे आप सबको यही बात कहनी है कि अब आप लोग ये सुन रहे हो, सो इसका महत्व समझ के छोड़ना नहीं। छोटे मोटे फालतू के कामों में मत लग जाना, 2 कौड़ी के काम है, कुछ नहीं है, क्या होगा, कहीं पर कोई दुकान सी ले ला के बैठ के 2 पैसे कमा लिए। बढ़िया पढ़ लिख करके आते ट्राई करो। और कौन कहता है सबके सब बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनने लायक हैं? सबके सब बन सकते हैं, लेकिन मन के हारे हार है। और कोई सारा प्रश्न? मामला तो आपके मन का है। चलो और बोलो बोलो और चर्चा करो, थोड़ी देर चर्चा एक करो। प्रश्न हाँ मैं और पूछ रहा हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हाँ, शोध है या शोध फल? दोनों है, शोध भी सम्यक। क्या पूरा प्रश्न फिर बोलो? रत्नत्रय की प्राप्ति शोध का फल है। रत्नत्रय शोध है, अगर हम उसको प्राप्त कर लेते तो फल भी प्राप्त हो गया। और
जिस शोध की अपन चर्चा कर रहे हैं, देखो एक मुद्दा अपना ये भी था शोध के प्रकार। शोध के प्रकार के बारे में मुझे एक बात कहनी थी थोड़ी सी, वो ये ही कहनी थी, शोध वास्तव में सभी क्षेत्रों में होता है, हर क्षेत्र में। ये पेट्रोल पंप वाले होते हैं ना, इंडियन ऑयल वाले, आईआईटी में भी, हर फील्ड में, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें शोध नहीं होता हो। जमीन में से सोना कहाँ निकलेगा, आर्कियोलॉजी वाले भी शोध करते हैं। तेल कहाँ निकलेगा, ये भी निकालते हैं। आपको पता, हमारे शास्त्रों में आया है धवला में कि सोना कहाँ छुपा होता है जमीन में, इसका चिन्ह लिखा है कि जहाँ धव वृक्ष हो वहाँ सोना निकलता है, क्योंकि धव वृक्ष को सोना पसंद है, परिग्रह संज्ञा है उसके, इसे लिखा हुआ है। ये आप जैन शास्त्रों में तो इतना विज्ञान है, ये शब्द पुद्गल है, ये बात आज आप सिद्ध करो, कितना सरल है। आज तो जमाना बहुत अनुकूल है, अब वैसी बातें नहीं बची कि कट्टरता वाली, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इन कामों को तो शोध के प्रकार बहुत सारे हैं, पर मैंने उनको इसलिए भी ज़्यादा नहीं छेड़ा। अपन को तो अपनी जिसे साहित्यिक शोध है, मैंने उसी पर सारी चर्चा की है, अन्य प्रकारों पर नहीं की है। और इस साहित्यिक शोध को शास्त्रीय भाषा में सामाजिक शोध भी बोलते हैं। वैसे भी प्रश्न था कि जैसे बहुत बार ऐसा लगता है कि इतना सब लिखा हुआ है और जो शोध पहले हो चुकी है उसको ही हम पढ़ लें वही बहुत है, तो उस समय शोध की क्या आवश्यकता है, या कैसे, कौन सा विषय है जिस पर शोध की जानी चाहिए, वो आवश्यकता कैसे प्रतीत हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझ में आया प्रश्न। प्रश्न ये है कि बहुत सारी शोध हो चुकी है तो सही है, हम उनको पढ़ करके उनको पुष्ट करें। नंबर एक, अभी कहा था ना कि शोध से क्या क्या लाभ है, ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करें। पहले तो जब आपको कोई रिसर्च करके कोई बात समझा रहा है तो आप उसको पुष्ट करें, और आपके मन में फिर कोई शंका और जिज्ञासा बची रह गई है कि इसमें ये कमी रह गई है, तो आप फिर शोध आगे करें। और प्रश्न है कि शोध के विषय कैसे चुने। वास्तव में शोध का विषय, अब ये थोड़ा लंबा विषय, मेरे ख्याल से इस पर तो कोई एक व्याख्यान होगा कि शोध का विषय कैसे चुने। शोध का विषय चुनना आदि पीएचडी कर लेना है, विषय चुनना ही, विषय चुनना, क्या विषय चुनना, वो विषय चुनना चाहिए जिस पर शोध नहीं हुई है, जहां कोई शंका बाकी रह गई है, अथवा और बहुत क्लियर कट होना चाहिए। और मैं एक बात और कहता रहता हूं कि शोध का विषय वो चुनना चाहिए जिसमें हमारी रुचि भी हो और जिसमें हमारी गति भी हो। दो शब्द बोलता हूं, शोध का विषय ऐसा चुनना चाहिए जिसमें हमारी रुचि भी हो और गति भी हो। खाली रुचि से भी नहीं चुनना चाहिए और खाली गति से भी नहीं चुनना चाहिए। खाली रुचि से चुनोगे तो भी काम नहीं चलेगा, आपकी रुचि तो है। बहुत से लोग कहते हैं मेरी करणान योग में रुचि है, आता क्या है, गणित आती नहीं है, कभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या करोगे। मेरी न्याय में रुचि है, परीक्षा मुख पढ़ा नहीं है, तो कैसे करोगे। नहीं, मुझे सिद्धि विनिश्चय पे काम करना है। भैया सिद्धि विनिश्चय पे काम बाद में कर लेना, पहले परीक्षा मुख पढ़ लो। तो एक तो रुचि होनी चाहिए, दूसरा गति होनी चाहिए। थोड़ी बहुत आपको वो विषय, गति समझे, थोड़ा उस विषय में अवगाहन होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत आता हो। आता नहीं होगा तो भी नहीं कर पाओगे, और आता है पर रुचि नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे। रुचि और गति हो, क्लियर कट,
एक इम्पोर्टेंट विषय हो ऐसा कोई लेकर के थोड़ा गाइड के साथ परामर्श करके 4 साथियों से पीयर रिव्यूड, शोध का विषय पीयर रिव्यूड होना चाहिए। 5 लोगों से पूछो, 10 लोगों से पूछो, पूछ करके नोट करो क्या क्या है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 10 विषय नोट करके ला। मैं कई दफे ऐसा कहता हूँ, कोई पीएचडी करने आए तो उससे कहता हूँ तुम 10 विषय लिख कर लाओ कागज पर, तो पता चल जाता है। इसलिए शोध का विषय सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम। नए ग्रंथों का संपादन, पाठालोचन, ये भी काम है। इस तरह के काम भी बहुत सारे हैं। हाँ बोलो बोलो। भाई साहब, आपने कहा था कि जो सम्यक दर्शन होता है वह शोध के द्वारा होता है, शोध पूर्वक होता है और परीक्षा के द्वारा होता है या कहें तो फिर ऐसे तो पर सम्यक दर्शन का नाम अधिगमच पड़ जाएगा। और जो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है, फिर निसर्ग सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें कैसे होगी यदि परीक्षा के द्वारा ही होता है, उसके बिना नहीं होता? देखो ऐसे है, चाहे अधिगमज हो चाहे निसर्गज हो, दोनों ही सम्यक दर्शन वास्तव में परीक्षा करके स्वयं निर्णय करने से होते हैं। यूं तो मैंने सोचा था कि तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हो, मुझे क्या लगा, मुझे लगा तुम कह रहे हो कि एक आज्ञा सम्यक्त भी तो होता है, ऐसे मैंने सोचा, क्योंकि वो उसके साथ तो टकराता है, वहां जा रहा था। लेकिन ये प्रश्न तो तुम्हारा बहुत सरल है, और वो सरल इसलिए है कि निसर्गज और अधिगमज में तो सिर्फ इतना सा अंतर है कि वर्तमान में उपदेश मिले तो अधिगमज, और पूर्व में मिला हो तो निसर्गज। लेकिन मैंने इतना इसीलिए बताया कि बिना परीक्षा के श्रद्धान को अश्रद्धानवत जानना। और टोडरमल जी ने ये लिखा है कि औरों से तो भला है, लेकिन अभी काम हुआ नहीं है। जुत्ती विरही दादो प्रमाणानुसारित अवगमादो, ऐसे वाक्य आया है जय धवला में, कि वो युक्ति पूर्वक निर्णय नहीं करता है ना, इसलिए कहा शोध से सम्यक दर्शन होता है। इसका अभिप्राय समझ गए ना आप सब लोग अच्छे से? शोध से सम्यक दर्शन होता है, इसका मतलब क्या? तत्व को ठीक से स्वयं समझने पर सम्यक दर्शन होता है, ये अभिप्राय है। भाई साहब, शोध पत्र में संकलनात्मकता गुण है या अवगुण? क्या फिर? हाँ गुण है। शोध में संकलनात्मकता भी, सामग्री का संकलन करने की भी एक कला है, और तत्संबंधी सामग्री को कहाँ कहाँ से खोज के संकलन करना, ये गुण है। लेकिन वो संकलन का भी दिशा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी संकलन कर लिया। इसीलिए हमेशा शोध के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है थोड़ी सी। शोध निदेशक की व्यवस्था इसीलिए बनाई है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, वहीं पर गाइड बोल देता है, देखो देखो दिशा भटक रहे हो, इधर रुको, इधर करो, इसको इधर करो, ऐसे करो। तो संकलन होना चाहिए, लेकिन एक दिशा में सोची समझी रणनीति के तहत होना चाहिए। खाली संकलन का ढेर लगा देने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ बोलिए। पहला प्रश्न ये है कि साइंस के फील्ड में हम देखते हैं कि एक शोध पत्र का स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट 2000 या 4-5 पेजेस का ही रहता है। तो हमारा जो विषय आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आता है, तो इसका भी कोई स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट है या फिर ये जर्नल टू जर्नल ही डिपेंड करता है? कि इसका उत्तर कोई दे सकता है, मैं दे चुका हूँ, इसलिए आज सुबह इसका एक उत्तर दिया था। आज सुबह थे, आज सुबह की एक बात बताता हूँ। सुबह ये बात आई थी कि शोध का आकार कितना होना चाहिए। तो
पीएचडी के लिए एक थीसिस अमेरिका में जमा हुआ है, वो 28 पेज का था, और एक थीसिस राजस्थान यूनिवर्सिटी में जमा हुआ था, मेरे शोध करने से 15 साल पुरानी घटना है, वो 80 किलो का था। तो शोध का कोई आकार नहीं है, ले दे करके ये एक जनरल उपदेश दिया भी जाता है। कोई भी मुझसे भी कोई मेरा रिसर्च स्कॉलर पूछे तो मैं उससे कहता हूँ अपने शोध प्रबंध को 400 पेज के आसपास रखो, 400 साढ़े ऐसे हम सभी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में शोध के कोई पेज नहीं होते, ऐसा कोई तय नहीं है। आपका शोध 10 पन्ने का भी हो सकता है, चेक करने वाले पर डिपेंड करता है। कोई चेक करने, आपको पता है प्रवचन सार पर डॉक्टर AN उपाध्याय ने प्रस्तावना लिखी, प्रवचन सार पर, और उस प्रस्तावना को बर्लिन यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि दी प्रस्तावना को। आपके शोध में दम होनी चाहिए, आपका शोध कितना दमदार है ये बड़ी बात है। वो कितने पेज का है इससे मतलब नहीं है, कितने पेज है इससे मतलब नहीं है, वो कितना दमदार है ये मतलब। और दूसरा ये प्रश्न है कि अभी का रिसर्च का क्या ट्रेंड है, मतलब कौन सी, जैसे साइंटिफिक रिसर्च भी चल रही है, फिर सर्वे लेके भी चल रही है, और ऐसा भी कहा जाता है हमारे फील्ड में कि हम जैसे आपने भी सुबह बताया कि हम कुछ भी लिखें तो हमें प्रमाण देना पड़ेगा, तो हम अगर बहुत सारे रेफरेंसेस दें तो उसे भी अच्छा रिसर्च माना जाता है। तो अभी का क्या ट्रेंड है, किस टाइप का रिसर्च अच्छा माना जाता है? देखो साइंस, मैंने ये कहा था कि हमने अभी बोला था कि शोध के अनेक प्रकार है, मैंने केवल साहित्यिक शोध पर ही, ह्यूमैनिटीज वाले पर ही बात की है, साइंस वालों पर मैंने बात नहीं करी है, ये मैंने बोला एक बात। दूसरी बात ये है रेफरेंस लगाना चाहिए और हर बात का ही लगाना चाहिए, लेकिन किसी बात का नहीं मिले तो उसके लिए काम नहीं रोकना चाहिए, काम आगे बढ़ा दो और उसके रेफरेंस की वेट करो, मिलेगा, आगे मिलेगा। और एक जैसे मैंने कहा यह समय सार है, अब आप यह समय सार है, इसके तो 500 रेफरेंस लगा रहे हो एक ही लाइन के, और बाकी के सबके रेफरेंस, तो सबके एक दो मजबूत प्रमाण लगा दो। जैसे ये समय सार है, अब आपने उसको समय सार अमृत चंद्र ने कहा, जयसेन ने कहा, आपने दे दिया प्रमाण, बात खत्म। नहीं, बनारसी दास जी ने भी कहा, दादा ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कहा, और 500 जनों के लगा दिए कि इन्होंने समय सार कहा। तो इतने ज्यादा रेफरेंस की जरूरत नहीं है, केवल वो हमारा तथ्य पुष्ट हो जाए इतना प्रमाण देना जरूरी है। बिल्कुल प्रमाण नहीं दे वो ठीक नहीं होता है, पर हर बात का एक एक दो दो प्रमाण दे देना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। भाई साहब, रेफरेंस की स्ट्रेंथ नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या? मतलब हाँ, जैसे मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ, हाँ, अब मैं जिस प्रमाण को प्रस्तुत कर रहा हूँ उसकी प्रामाणिकता की स्ट्रेंथ जरूर होती है, तभी तो ऐसा लिखा है। प्रश्न था कि प्रमाण दिया है वो भी कुछ सबल दुर्बल होता है क्या? तो सुबह एक पंक्ति सुनाई थी, विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावध। जरूर होता है। जैसे मान लो रामचरितमानस में लिख दिया कि रामचंद्र जी दिवाली के दिन अयोध्या आए, आज किसी रामायण में लिख दिया, आज किसी ने 100 साल पुराना किस प्रमाण आपने बताया कि दीपावली पर रामचंद्र जी अयोध्या आए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि चैत्र शुक्ला पंचमी को आए, और ऐसे ऐसे उन्होंने, और 3 प्राचीन संस्कृत प्राकृत ग्रंथों में मिल गया। तो अब क्या करोगे? अब आप जिद करो कि नहीं, तुलसीदास जी ने तो लिखा है दिवाली को आए थे,
अरे भाई तुलसीदास जी ने लिखा था, ये दुर्बल बात हो गई। किसी ने कुछ भी कह दिया, जैसे मान लो कोई आदमी ने कुछ भी कहा, किसी ने कोई भी, वो फला अखबार में छपा है, अभी बात आई ना जनरल में और पीयर रिव्यूड जनरल में, मान लो कोई बात आई और आप कह रहे हो, इसीलिए पता है शोध में बहुत सारे नेताओं के स्टेटमेंट को ज्यादा दमदार नहीं माना जाता। कोई नेता ने कुछ कह दिया ना, तो कोई जैन धर्म के बारे में कुछ कहा, कोई नेता कह गए, तो रिसर्च के फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में वो कहते हैं नेताजी तुम्हारे प्रोग्राम में आए होंगे, तुमने उनको माला पहनाई होगी, सो तुम्हारी तारीफ तो करके जाना ही था। हाँ, लेकिन जब रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि जैन धर्म वेद पूर्व है, तो रामधारी सिंह दिनकर को किसी ने, जैन समाज ने कार्यक्रम में माला पहना के नहीं लिखवाया। उस बात में दम हो जाती है, ये फर्क है। तो इसलिए प्रमाण जरूर दुर्बल सबल होते हैं। इसीलिए तो आजकल ये चर्चा चलती है ना, आप मूल प्रमाण बताओ। जैसे आप कहो कि सब चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभव होता है, और मैं पूछूं कैसे, तो बोले वो फला पंडित जी ने अपने लेख में लिखा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो कह रहे आप ये बताओ कि कहीं संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ में आया है, मूल में आया है, वहां खोजो थोड़ा, तो थोड़ा गंगा जितने ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा पवित्र मिलेगी। ऐसे ही यहाँ भी है कि आप जितना थोड़ा ऊपर चले जाओगे, प्रमाण दुर्बल और सबल भी होते हैं, और हमें उनमें से सबल प्रमाणों को खोजना चाहिए। करुणान योग में कितने मुद्दे उठते हैं, और फिर बाद में जो मूल ग्रंथों में मिल जाए, धवला में मिल जाए, तो वहां सब चुप हो जाते हैं। कितनी बातें होती है, हम कहते हैं ना तत्वार्थ सूत्र में मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट तो वो है फिर। भाई साहब, हाँ, अभी बात चल रही है कि शोध पत्र में प्रमाण, हर पंक्ति का प्रमाण लेना ही चाहिए, वो अच्छी बात है। हाँ, सुबह बात आई थी कि प्रमाण में तर्क अनुमान आदि को भी ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा प्रश्न है, हाँ। शोध पत्र के अंदर हम उन सभी को कहाँ अवकाश दे रहे हैं? क्योंकि सामान्यतः वो तो देखने में आ रही है कि ये बात पैराग्राफ में है, इसका प्रमाण नहीं दिया गया है, तो उसको कहाँ अवकाश मिल रहा है? देखो, 2-3 बातें इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। एक बात तो मुझे ये कहनी है कि लिखते जाओ, बस तुम्हें सब अपने आप आ जाएगा। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि तुम को कितना भी पूछो समाधान नहीं होगा। समाधान है काम करते जाओ, करो करो करो, बस चिंता मत करो, तुम तो करते जाओ। अपने आप थोड़े दिन बाद में अपना आत्मा ही अपना गुरु है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अपने आप सब आ जाएगा, तुम्हें मुझे पूछना नहीं पड़े। एक उत्तर तो मेरा ये है। दूसरा उत्तर ये है कि जो हर लाइन का प्रमाण लगाओ, उसका उत्तर ये है कि कम से कम जो चीज थोड़ी सी भी विवादास्पद हो सकती है, जो चीज जरूरी, जितने ज्यादा रेफरेंस बातों के, कितनी बातें जनरल है तो वो सर्वमान्य है, तो उनको इग्नोर कर सकते हो। हालांकि उनके भी प्रमाण मिल जाए और लग जाए तो माना जाएगा कि बंदा दमदार है, हर चीज का उसने प्रमाण लगाया। लेकिन ना लगे तो जो भी बात जरा सी भी मतभेद पूर्ण हो, अविसंवादी ज्ञान का नाम प्रमाण है। तो जिसमें भी विसंवाद उत्पन्न होने की संभावना हो, वहां पर प्रमाण नथी करना चाहिए। तीसरी बात, 2 बात कह दी, तीसरी बात और इम्पोर्टेंट कि यद्यपि प्रामाणिकता में प्रमाण का अर्थ मैंने सब प्रमाण लिए हैं, और शोध पत्र में केवल पुस्तकों के प्रमाण ही नहीं चलते, वास्तव में युक्ति भी चलती है।
अनुमान भी चलता है, सब प्रमाण चलते हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल कम से कम जिसे सरकारी स्वीकृति है, जिसे शोध जगत में मान्यता है, वो ये है कि आप कम से कम साहित्यिक साक्ष्य तो देते जाओ। और कोई शिलालेखीय साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे मान लो आपको चंद्रगुप्त मुनि बने और आपने वहां पर विंध्यगिरि का शिलालेख प्रमाण दे दिया, तो बात मजबूत हो गई। भारत देश का नाम भारत, खारवेल शिलालेख का प्रमाण दे दिया। तो शिलालेखीय प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण, जो भी प्रमाण संभव हो वो दे दो। और कम से कम इतना तो सीखें हम। बाकी फिर धीरे धीरे जब चर्चा होगी आगे सूक्ष्म, तो हमको सारे प्रमाण देने का हमको हक है। प्रमाणादर्थ संसिद्धि, प्रमाण से सिद्धि होती है। और प्रमाण में दोनों प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी। इसलिए युक्ति और आगम भी। आप देखो, कोई बात चल रही है, आप शोध पत्र लिख रहे हैं और एक प्रमाण ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, आखिर युक्ति भी तो कुछ चीज है। तो अब यहां युक्ति काम आएगी कि ये कौन चीज, क्यों आपने रामचरितमानस खंडित कर दिया और क्यों आपने वाल्मीकि रामायण मान ली? क्योंकि युक्ति थी हमारे पास में। युक्ति नहीं होती, सिर्फ किताबों ही किताबों से खेल रहे होते, तो किताब तो वो भी थी, किताब तो वो भी थी। ऐसे है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। विगत 2 सत्रों में शोध क्या है, शोध क्यों करें, कैसे करें, शोध करने से हमें क्या लाभ होगा, शोध के पात्र कौन कौन हैं, इन सभी विषयों पर बहुत ही मंथन और विचार विमर्श किया गया। बहुत ही आनंद सबको आया। अभी 2 सत्रों का लाभ हमें मिला है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वे हम भाई साहब को बाद में भी प्रेषित करेंगे और उनके समाधान हमें समय समय पर प्राप्त होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भाई साहब ने अंत में कही कि इन सभी विषयों को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं शोध कार्य करें। और जैसे जैसे आप स्वयं शोध कार्य करेंगे तो सभी प्रश्नों के समाधान आपको सहज में ही मिलेंगे। तो ऐसा बहुत ही मार्मिक व्याख्यान का लाभ हमें आदरणीय भाई साहब के माध्यम से मिला। सभी कल्तोध्वनि के माध्यम से ये सबका स्वागत करेंगे। बहुत देर बिठा लिया आपको सबको, आनंद आया, कुछ मजा आया, लाभ हुआ। पढ़ो लिखो। मैंने बहुत प्यार से अपना भाई, गुरु भाई हो ना तुम सब मेरे, और कहीं इतने प्यार से बात नहीं कर सकता जितने प्यार से, अधिकार से तुमसे कर सकता हूँ। मैं सबको बहुत बड़ी उम्मीदों से देख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी आंखों से देख रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे विद्वान बनो। बहुत बहुत बड़ा काम है, कंधों पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो और वो काम करके दिखाना है वो, और कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मन कमजोर है बस, और कुछ नहीं है। मन को थोड़ा सा बड़ा करो। आई इज ऑलवेज कैपिटल, माई वे इज हाईवे। चिंता मत करो, माई वे इज हाईवे, किसी की चिंता मत करो। हम जिस रास्ते चल रहे हैं ना, वो शानदार रास्ता है। चलो। आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हमें निरंतर ही प्रेरणा मिलती रहती है। कार्यशाला में भी हम मतलब बहुत बाद में ही भाई साहब से निवेदन कर पाए, परंतु उन्होंने सहर्ष हमें स्वीकृति दी कि कोई बात नहीं, विद्यार्थियों के लिए अवश्य आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अभी ये सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। कल यहाँ से 3 सत्र संचालित होंगे। सबसे पहले सत्र में शोध पत्र के व्याकरणिक
क्या क्या हम शोध पत्र लेखन में क्या क्या व्याकरणिक गलतियां करते हैं, तो भाषिक और व्याकरणिक क्या क्या शोध पत्र के पहलू हो सकते हैं, इस विषय पर हमें प्रोफेसर अनिल जी जैन का बहुत ही मार्मिक व्याख्यान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बहुत सारे जो भी पुरानी हिंदी और अभी की हिंदी के जो प्रचलित नियम हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप सभी के लिए बहुत व्यवस्थित शोध सामग्री उन्होंने तैयार की है, तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा। इसके बाद शोध पत्र का क्या प्रारूप होता है, शोध पत्र में क्या क्या होता है, शोध सारांश कैसे तैयार करते हैं, जिन रेफरेंसेस के बारे में अभी बात की जा रही थी वे रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं, साइटेशंस कैसे दिए जाते हैं, इन सभी विषयों के संदर्भ में अन्य 2 सत्रों में डॉक्टर संतोष जी गुप्ता के माध्यम से आपको सभी जानकारी मिलेगी। अभी हम यहीं पर सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत अच्छा।